नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप, और कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले सबसे अहम और ज़रूरी बात, मास्क पहनिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको बचा सकता है तो वो है मास्क। चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले वो 5 तस्वीरें देख लीजिए जिनको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर। दूसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए हो रहे प्रयासों पर। आज ही झारखंड से संजीवनी एक्सप्रेस 6 टैंकर ऑक्सीजन लेकर मध्य प्रदेश पहुंची है। तीसरी खबर एमपी में 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर है। 18+ यानी 18+ वालों को टीकाकरण के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने पर ही वैक्सीनेशन होगा। अस्पतालों की जगह स्कूलों में टीका लगाने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। चौथी खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी से है, जहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी का जश्न मनाया जा रहा था और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जश्न को फीका कर दिया। नियमों का उल्लंघन करने पर आरोप में सरपंच, सचिव सहित 4 लोगों पर गाज गिरी है। वहीं 5वीं और आखिरी खबर में बात करेंगे यूपी के नोएडा, जहां परिजन अपनों की जान बचाने के लिए सीएमओ के सामने मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए महिलाओं ने सीएमओ के पैर तक छुए हैं। तो कोरोना के कहर के बीच मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर में गिरावट देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,25,000 हो गया। इनमें से 2,24,000 से ज्यादा संक्रमित सिर्फ अप्रैल महीने में बढ़े हैं, यानी कोरोना काल के 45 से 50% केस अप्रैल महीने में आए हैं। राहत की बात यह भी है कि 7 दिनों में सबसे कम 22.6% पॉजिटिविटी रेट दर्ज किया गया। पहले ये 25% तक पहुंच गया था। प्रदेश में हर दिन 12 से 13,000 संक्रमित मिल रहे हैं, लेकिन अब स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी इसके आसपास ही है। प्रदेश का रिकवरी रेट 81% हो गया है। अब तक 4,25,812 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 21 अप्रैल को पॉजिटिव जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश देश में 7वें नंबर पर था, जब 11वें नंबर पर है। वहीं प्रदेश के ताजा आंकड़ों को देखें तो बीते 24 घंटे में 13,417 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11,577 मरीज ठीक भी हुए, जबकि 98 लोगों ने जान गंवाई, जिसके बाद प्रदेश में रिकवर होने वालों का कुल आंकड़ा 4,25,812 हो गया, जबकि अब तक 5,319 जो हैं लोगों की मौत भी हो चुकी है। 94,276 लोग अब भी संक्रमित बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में 24 घंटे में 5,670 नए केस सामने आए हैं। 31 लोगों की मौत हुई है। इंदौर और भोपाल में लगातार तीसरे दिन 1800 से ज्यादा मरीज मिले। भोपाल में सबसे ज्यादा 9 मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज की गई। इंदौर, जबलपुर में 7 मौतें हुई हैं। ग्वालियर में 1198 नए मरीज मिले हैं, जबकि 8 ने जान गंवाई। प्रदेश के कुल एक्टिव मरीजों में 72% होम आइसोलेशन और 28% अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार को 25 जिलों में जितने नए मरीज आए उससे ज्यादा स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। इन जिलों में 2,559 कोरोना मरीज भर्ती हुए हैं, जबकि 3,512 स्वस्थ हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सोमवार को कहा कि प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। जहां भी जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया गया, वहां पर संक्रमण में कमी आई है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा, प्रदेश के 8 जिलों में संक्रमण दर में कमी दर्ज की गई है। 36 जिले ऐसे हैं जिनमें संक्रमण दर स्थिर होने की स्थिति में आ गई है। तो आलम कुछ ये है कि जो अब राहत ये है कि जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत नहीं है, लेकिन ठीक है, आप इसे एक राहत के रूप में देख सकते हैं। दूसरी ओर ये भी देखें कि अभी तक हम 5वें नंबर पर थे, अब हम 7वें नंबर पर हम आ गए हैं। और ऐसे में ये तो कहा जा सकता है कि जो ठीक होने वाले हैं और जो संक्रमित होने वाले हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी अगर संक्रमित लोग ज़्यादा हैं तो उसके ही आसपास की संख्या ठीक होने वालों में बताई जा रही है। अब जब ये संख्या अब सामने आने लगी है तो ये कहा जा सकता है कि जो लॉकडाउन किया गया, हालांकि उस लॉकडाउन पर भी सवाल उठे ये कि ये लॉकडाउन है या नहीं, क्योंकि सब खुला हुआ था, सब्जियां, ठेले, सब कुछ मिल रहा था। और उसके बाद ये समझा नहीं जा रहा था कि क्या लॉकडाउन से कोई राहत भी मिलेगी। लेकिन अब जो राहत वाले आंकड़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो रेट्स या फिर जो आंकड़े हैं वो अब थोड़े थमना शुरू हो गए हैं या गिरना शुरू हो गए हैं।
मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और भी समझेंगे इस मामले को, जिस तरह से अब आंकड़े थोड़े से कम होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ आप इसे कह सकते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को, जहां हम ये कह रहे हैं कि संक्रमण की दर अब घटी है, जो संक्रमितों की संख्या है उसके आसपास ही, यानी कि है तो आसपास लेकिन फिर भी कम है, कि ठीक होने वालों की भी संख्या है। अब ऑक्सीजन को लेकर भी हम बात करें तो थोड़ी बहुत पूर्ति होती हुई दिख रही है, इंजेक्शन को लेकर भी इतनी मारामारी मध्य प्रदेश से नहीं आ रही है, तो हालात क्या दुरुस्त होने की तरफ आगे बढ़ चले हैं, ये कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए दो चीजें इसके तस्वीर के दो पहलू। पहला पहलू ये कि जो सरकार कह रही है कि पॉजिटिविटी रेट घटा है, 23 से 22 हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है। दूसरा, जो कुल मरीज है उनकी संख्या, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या उससे ज्यादा है, ये भी सच है। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि जो 4 बड़े शहर है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जहाँ पर कुल मरीजों का 35 से 40% तक मरीज निकल रहे हैं। भोपाल की बात करें तो कल 15 दिन में पहली बार ऐसा हुआ कि जो कुल मरीज थे उनसे ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन जो चारों बड़े शहर है, यहाँ पे जो पॉजिटिव मरीज हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर परसों के आंकड़ों की बात करें तो 12,500 के आसपास केस थे और कल 13,500 के आसपास केस है। 2 दर्जन ऐसे जिले हैं जहाँ पे लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या जो है वो ज्यादा ठीक हो रहे हैं बनस्पत नए मरीजों के। लेकिन जहाँ बड़ी राहत की जरूरत है, क्योंकि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये 4 बड़े ऐसे शहर हैं कि जिन पर इनकी आबादी के साथ साथ आसपास के जिलों का बोझ भी। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर के आसपास के जो छोटे छोटे जिले हैं, धार है, खंडवा, खरगोन है, देवास है, मऊ है, राऊ है, तो यहाँ के मरीजों का बोझ एक है इंदौर पर। भोपाल की बात करें तो रायसेन, होशंगाबाद, विदिशा के मरीजों का बोझ है। यही स्थिति ग्वालियर और जबलपुर की है। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी किल्लतें अभी चली रही है। कोविड केयर सेंटर जरूर सरकार बढ़ा रही है, लेकिन एक बड़ा संकट 2 चीजों का है कि जो गंभीर मरीज है उनको अभी भी बड़ी आसानी से ऑक्सीजन बेड या वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जहाँ तक बात है कि सरकारी अस्पतालों के में तो व्यवस्था सुधरी है कि सरकारी अस्पतालों से जितनी डिमांड जा रही है उतनी सप्लाई हो रही है, लेकिन जो मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं उनको समय पे पूरे इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे। मान लीजिए किसी मरीज के लिए डॉक्टर ने 6 इंजेक्शन के लिए कहा है, तो जब रिकमेंड जा रही है सीएमओ तक तो वो 2 या 3 दिन बाद उसको 2 इंजेक्शन बहुत मुश्किल मिल पा रहे हैं। ऐसे में जो मरीजों के ठीक होने की जो दिन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था 7 से 10 दिन में ठीक हो रहे थे, लेकिन अभी निजी अस्पतालों में ये दिन 15 से 20 दिन तक खिंच रहा मामला है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल मनोज जी, जी जी कहिए सर। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो देखिए, सवाल यही है कि जिस तरह से आंकड़े जो निकलकर सामने आए थे उसने वाकई डरा कर रख दिया था, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में किस तरह का माहौल है अभी भी बना हुआ है, अभी भी वो तस्वीरें थमी नहीं हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब इंतजामात थोड़े से ठीक होने लगे हैं। हालांकि कई लोगों को अभी भी किसी भी इंतज़ाम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें वो फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, तो उन्हें भी दुरुस्त करना होगा। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं उससे भी अब थोड़ी सी राहत ये कि कम होने लगे हैं और ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के बोकारो से रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस बुधवार को भोपाल पहुंच गई है। बुधवार सुबह मंडीदीप पहुंची ऑक्सीजन संजीवनी एक्सप्रेस से भोपाल को 16-16 टन ऑक्सीजन के 2 टैंकर मिले हैं। इससे पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस से सागर के मकरोनिया में 3 और जबलपुर के बेड़ाघाट में 1 ऑक्सीजन जो टैंकर है वो उतारा गया। दरअसल रेलवे की स्पेशल ऑक्सीजन संजीवनी एक्सप्रेस मंगलवार को बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर लेकर रवाना हुई थी। इस गाड़ी में 6 रोड टैंकर लोड किए गए थे, जिसमें से लगभग 64 टन ऑक्सीजन भरी हुई थी। गाड़ी मंगलवार देर रात सागर पहुंची और 2 ऑक्सीजन टैंकर वहां उतारे गए। 1 टैंकर जबलपुर में, 2 टैंकर जो है आज सुबह मंडीदीप में उतारे गए। इस गाड़ी के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। भोपाल रेल मंडल ने राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क और समन्वय बनाकर मंडीदीप में इन रोड टैंकर्स को उतारने का विशेष प्रबंध किया था। ये टैंकर खाली होने के बाद वापस लोडिंग के लिए रेल मार्ग से ही जाएंगे। मध्य प्रदेश में इन टैंकरों की अनलोडिंग मध्य प्रदेश शासन जरूरत के अनुसार करवाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में एक्टिव केस इंदौर से ज्यादा हो गए हैं। राजधानी में 13,587 एक्टिव केस हैं, जबकि इंदौर में ये संख्या 13,354 है। ऐसे में भोपाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति तेजी से की जा रही है। भोपाल में एक्टिव केसों की संख्या के हिसाब से रोज 110 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की जरूरत है। भोपाल में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ऑक्सीजन की प्रतिदिन खपत जो है 40 मीट्रिक टन थी, अब बढ़कर 110 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई। कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद
से अब तक 24,000 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। भोपाल में 5,000 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन इन्हें लगने वाले ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई है। इससे पहले सोमवार को भिलाई से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आने के बाद अस्पतालों को पहुंचाई गई थी। ये ऑक्सीजन 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चिरायू को और एम्स को 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा बीएमएचआरसी, जेके और पीपल्स अस्पताल को भी ऑक्सीजन सप्लाई की गई। भोपाल जिला प्रशासन के मुताबिक ऑक्सीजन के लिए अब ऐसा शेड्यूल तय किया गया है कि हर 4 घंटे में 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का एक टैंकर मिल रहा है। अगर कहीं रुकावट नहीं होती है और समय पर ऑक्सीजन मिलती है तो कमी नहीं पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, ये आपने इस खबर में जाना। लेकिन इससे किस तरह के फायदे होंगे, जिस जिस जगह पे पहुंचाया जा रहा है वहां पर लोगों को मिल जाए वो ऑक्सीजन, ये बड़ी बात है। खैर, समझते हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रभु जी, झारखंड के बोकारो से संजीवनी एक्सप्रेस शुरू की गई, जिसमें ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं उनको लोड किया गया। अब मध्य प्रदेश ये पहुंच भी गए हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिए गए हैं। ये पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप भी इसे और विस्तार से समझाएं। देखिए परुल, आपने बहुत विस्तार से समझा दिया है किस तरीके से ऑक्सीजन टैंकर आए और ये एक बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही सबसे पहले ये कहा था कि ऑक्सीजन ट्रेन चलाई जाए जी, और उसको केंद्र सरकार ने माना और रेलवे ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। रेलवे का मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो भोपाल में रेलवे के जो कोच है उनमें कोविड सेंटर भी शुरू किया गया और ये संजीवनी एक्सप्रेस चलाकर मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन की कमी है, जो टैंकर अलग अलग आते हैं, टाइम लगता तो समय की बचत हो गई है, तेजी से ऑक्सीजन आ गई है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाई गई और बड़ी बात है इसके डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बहुत अच्छा सरकार बना रही है। मैं आपको बता दूं कि जब ये ट्रेन बोकारो से कल चली थी तो उसमें ये तय हुआ था कि भोपाल में 4 टैंकर आएंगे, जबलपुर में 2 टैंकर आएंगे, लेकिन सागर की जरूरतों को देखते हुए 3 टैंकर सागर में उतार दिए गए, भोपाल में कम कर दिया गया, जबलपुर में भी 1 टैंकर उतारा गया। इस तरीके से जहां ऑक्सीजन की जरूरत है या जहां से सप्लाई चेन आसपास के जिलों में बनाई जा सकती है उन सेंटर्स पर बड़े टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं, वहां से जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन वहां पर छोटी जगहों पर भी पहुंचाई जा सके। और सरकार की पूरी कोशिश ये है कि ऑक्सीजन की कमी से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं अस्पतालों में वो ना हो। अभी मुख्यमंत्री भी समीक्षा कर रहे हैं और खास बात ये मुख्यमंत्री ने ये कहा है, निर्देश दिए हैं कि सभी अस्पताल ये ध्यान रखें कि उनके पास ऑक्सीजन की यदि कमी हो रही है तो 6 घंटे पहले प्रशासन को सूचित करें। तो 6 घंटे का एक पर्याप्त समय होता है कि यदि सागर से टीकमगढ़ जानी है या भोपाल से सीहोर जानी है या होशंगाबाद जानी है तो उतनी देर में पहुंचाकर सप्लाई सिस्टम शुरू किया जा सकता है। तो एक बड़ी कोशिश सरकार की है कि उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन है लेकिन उसको पहुंचाने में अस्पताल से डिलीवरी तक का जो पूरा समय लगता है, जो दिक्कतें खड़ी होती है वो ना हो सके, इसके भी प्रयास सरकार ने शुरू कर दिए हैं। दूसरी चीज ये है कि सरकार हर संभाग में ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है कि उस संभाग की जरूरत के मुताबिक की ऑक्सीजन वहीं पर हो जाए। ये भविष्य की योजना है, लेकिन इस आपदा ने जो अवसर दिया है, ये संकट से जो एक रास्ता निकला है वो ये है कि प्रदेश के आने वाले समय प्रदेश के सभी संभाग उस संभाग की जरूरत के ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और ये जो ऑक्सीजन मंगानी पड़ती है बाहर से, ये दिक्कत कम से कम होगी। साथ ही ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है वो ज्यादा से ज्यादा सरकार ले रही है, वो भी नीचे तक पहुंचाए जा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे, वहां पर वो रखे जाएंगे। तो एक तरीके से ऑक्सीजन का पूरा फ्लो सुचारू किया जाने का सरकार का प्रयास है कि जो इनपुट पॉइंट है जहाँ बड़े टैंकर से ऑक्सीजन आ रही है वहां से नीचे जो सप्लाई की चेन है आखिरी कोने तक, वहां तक सही ढंग से ऑक्सीजन पहुंचे, सही तरीके से वितरण हो सके और जो ऑक्सीजन की कमी से जो मौत हो रही है वो रुक सके। तो एक बड़ी कोशिश सरकार कर रही है। इसमें थोड़ा सा जन सहयोग भी चाहिए, अस्पतालों का सहयोग भी चाहिए, पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो वो लगातार जारी रहेंगी। और एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि मध्य प्रदेश वो 3 टैंकर वायुसेना के विमान से जा रहे हैं, जामनगर भी जा रहे हैं और बोकारो भी जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो संजीवनी एक्सप्रेस है ये फिर ऑक्सीजन टैंकर लेकर आएगी मध्य प्रदेश के लिए, जहां जरूरत होगी वहां सप्लाई किया जाएगा। तो एक तरीके से ऑक्सीजन फ्लो पूरी तरह सरकार बनाना चाहती है कि जिससे कहीं कोई दिक्कत ना हो। पारुल, थोड़ा संक्षेप में मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी कि एक वक्त वो था, यानी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ उस बात को, लेकिन इसी कोरोना काल में जब ऑक्सीजन को लेकर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे टैंकरों की संख्या गिनी जा रही थी कि टैंकर कम है, कि फिर समय कितना लगेगा, तमाम चीज़ें इतना हौच-पौच हो गया था कि उस हौच-पौच में लोग डरने लगे थे कि जब सरकारें घबरा रही हैं तो आम जनता को वो चीज़ मिलेगी कैसे। लेकिन उसके बाद जब ये संजीवनी एक्सप्रेस को लेकर जो ये आइडियाज़ दिए गए और उसे सभी ने सराहा है, आप कैसे देखते हैं कि अगर वाकई मध्य प्रदेश की तरफ से इस बात को आगे नहीं किया जाता, कहीं और से बात होती, लेकिन पहला प्रायोरिटी हमने इस बात को रखा।
देखिए पारुल, जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान के विकल्प तलाशे जाते हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये हमेशा कहते रहे हैं कि जब भी संकट आता है वो समाधान का रास्ते निकालते हैं, उसी संकट से रास्ते निकाले जाते हैं, और वो प्रयास मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के टैंकरों की खासी कमी है, बाहर से टैंकर भी कुछ लिए गए हैं। इसके अलावा कुक्कुट विकास निगम जो है मध्य प्रदेश का, उसके जो नाइट्रोजन के टैंकर हैं, उन टैंकरों को साफ करके, और चूंकि उस ऑक्सीजन ले जाने के लिए क्षमता उनकी अनुकूल थी, तो उन टैंकरों का भी उपयोग सरकार कर रही। तो ये देखिए कि जो जिंदल से जो आ रहे हैं टैंकर लेकर ऑक्सीजन बाई रोड आ रहे हैं, वो टैंकर है जिनमें पहले नाइट्रोजन लाई जा रही थी मध्य प्रदेश के लिए, और वो नाइट्रोजन के टैंकरों का प्रयोग किया। तो इस तरीके से तमाम विकल्प जो हो सकते थे, वो एक संकट जब खड़ा हुआ तो रास्ता निकालने की कोशिश की, तो विकल्प सामने आए। और बाकायदा ये मतलब एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिन में 2-3 बार अफसरों के साथ मिलकर बैठक करता है, जिलों से, कलेक्टरों से फीडबैक ले रहा है, कहाँ क्या समस्या है और कहाँ क्या विकल्प हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आप समस्या पर बात करेंगे, उसके समाधान की बात करेंगे, तो रास्ते अपने आप निकलते हैं। ये एक बड़ा संदेश मध्य प्रदेश से पूरे देश को मिला है कि कहीं पर भी ऐसा कोई संकट आता है तो बिल्कुल अधिकारी बैठे, मंत्री बैठे, मुख्यमंत्री बैठे, जनता से राय लें, क्योंकि प्रदेश के जैसे प्रवीण पाठक हैं, जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी उसको लेकर प्रयास कर रहे हैं, विवेक तनखा भी प्रयास कर रहे हैं। तो जिसके जहां सक्षम है, जहां पे संपर्क है, जहां से जो उपयोग हो सकता है, तो कोशिश करने से ही रास्ता निकलता है। बिल्कुल, नामुमकिन कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया प्रभु जी जानकारी देने के लिए और इतना विस्तार से इस खबर को समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा वालों के यानी ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को वैक्सीनेशन पार्ट 3 का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के 3 करोड़ 40 लाख लोगों के वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 45 लाख कोविशील्ड का पहला ऑर्डर दिया है। लेकिन अभी तक निर्माता कंपनी की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है कि एमपी को कब और कितनी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसी बीच अफसरों ने सीएम को वैक्सीनेशन सरकारी अस्पतालों की बजाय स्कूलों में कराने का सुझाव दिया है। अधिकारियों का तर्क है अस्पतालों में भीड़ ज्यादा हो जाएगी और वैक्सीनेशन कराने वालों के संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसका प्लान तैयार करने के लिए कहा है। वहीं 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन हो पाएगा, यानी अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन लगाने का मैसेज आएगा। इसके बाद टीका लगवाने सेंटर पर आपको जाना होगा। 18 से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए 31 दिसंबर 2003 की तारीख तय की गई है, यानी आपका जन्म इस तारीख को या इससे पहले हुआ हो तभी आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। प्रदेश सरकार ने 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। आपको बता दें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों सहित 4 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है। इसके लिए 9 करोड़ 40 लाख डोज की जरूरत भी है। फिलहाल सरकार के पास वैक्सीन के 4,30,000 डोज ही बचे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की तीसरी और फिर आगे कोई लहर ना आए, इसके लिए प्रदेश की 70% आबादी को वैक्सीन देना जरूरी होगा। अब तक 45 से ज्यादा उम्र की 32% आबादी को ही वैक्सीन की पहली डोज लग पाई है। भोपाल में 1 मई से हर दिन 15 से 20 हजार लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। भोपाल में अभी तक 45 साल से ज्यादा के करीब 5,19,000 लोगों को टीका लग चुका है। इसके बाद इस श्रेणी के करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, यानी वो अभी बाकी है। और संवाददाता दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। 18+ को आप वैक्सीन मिलेगा, लेकिन तमाम मापदंड की रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद ही जाइए, तभी आपको वैक्सीन मिल पाएगा। हॉस्पिटल्स में नहीं, अब स्कूलों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसके अलावा भी और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जो दर्शकों के लिए जानना जरूरी है? दुष्यंत। हाँ बिल्कुल पारुल, देखिए एक बहुत ही बड़ा जो अभियान है वो सरकारें चलाने जा रही हैं, और जिस तरीके से अगर बात की जाए 18+ जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन को लेकर, तो तमाम सारे प्रयास सरकार ने पहले ही शुरू कर दिए थे पहले, और प्रयास के साथ साथ में इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि वैक्सीनेशन के जो डोज है उनकी कमी ना पड़े। इसको लेकर पहले से ही 45 लाख जो डोजेज हैं उनके ऑर्डर सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि लगभग 80 लाख जो डोजेज हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार खरीदने जा रही है। तो जिस तरीके से अगर डोज कंपनियों की बात करें तो दोनों कंपनियों से 400-400 रुपए के प्रति डोज के हिसाब से ये पूरे जो
डोजेज हैं वो खरीदारी की जा रही है सरकार की तरफ से। साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित किया जाना है कि पहले रजिस्ट्रेशन किया जाए, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन किया जाए। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के पहले अगर कोई जाकर वहां पर जो वैक्सीनेशन है वो कराना चाहेगा तो वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो मरीज वहां पर या जो लोग वहां पर जाकर वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो वहां पर भीड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। प्रशासन तमाम सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में ये चीज देखने में आई थी कि ज्यादातर भीड़ अस्पतालों में हो रही थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए और जो सुझाव मिले थे उनके आधार पर सरकार ने प्रयास ये किया है कि स्कूलों में जो स्कूल बंद है, क्योंकि अभी छुट्टियां दे दी गई हैं, बच्चों को घर में रहने के लिए कहा गया है, तो इसके लिए स्कूलों में पर्याप्त जगह है और पर्याप्त जगह का उपयोग करते हुए सरकार ये प्रयास कर रही है कि स्कूलों में वैक्सीनेशन किया जा सके ताकि अस्पतालों में ज्यादा दबाव ना पड़े। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा सके कि जो लोग वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं वो पॉजिटिव ना हो जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस बात को भी समझना है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके। राजधानी भोपाल की ही अगर पारुल बात कर लें तो लगभग 20,000 जो लोग हैं वो एक लक्ष्य रखा गया है कि प्रतिदिन 20,000 जो वैक्सीनेशन है वो किया जाना है। तो तमाम सारे प्रयास सरकार की तरफ से हैं और इस बात को भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि डोजेज कम ना पड़े, क्योंकि पहले से ही चिन्हित कर लिया जाएगा तो डोजेज कम नहीं होंगे और अगर जब जरूरत पड़ेगी तो और भी डोज आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया दुष्यंत जानकारी देने के लिए। तो डोज कम ना पड़े इस बात का भी ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप वैक्सीन सेंटर पर जाइए, वैक्सीन लगाया जाएगा। 18+ को अब वैक्सीन लगना शुरू हो गया, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। हर रोज दर्जनों लोगों की मौतें हो रही हैं, हजारों लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार कोरोना कर्फ्यू और कड़ी पाबंदियां लगाकर संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। शादियों को लेकर भी कई तरह की पाबंदियां प्रदेश में लागू हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि शादी में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति न दी जाए। इसके बाद भी लोग नियमों को ताक पर रखकर शादियों में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी लापरवाही करने वालों को नहीं छोड़ रहा। ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना सरपंच, पंचायत सचिव, शिक्षक और रोजगार सहायक को भारी पड़ गया। दरअसल ग्राम अजराड़ा में कोरोना कर्फ्यू के बीच प्रशासन की अनुमति के बिना विवाह किया जा रहा था। यहाँ नियम अनुसार 10 नहीं बल्कि 10 लोग होने थे, लेकिन उसके बजाय 300 लोगों से ज्यादा शादी समारोह में शामिल हुए थे। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को लगी, अधिकारियों की टीम पहुंची और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की गई। संवाददाता रुपेश हमारे साथ इस खबर को लेकर जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। और रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, शादी हो रही थी, 300 से ज़्यादा लोग थे, जिसमें सरपंच भी मौजूद थे, सचिव भी थे और शिक्षक भी थे। जो लोग थे उन पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन इसकी सूचना के पहले से प्रशासन के पास नहीं थी कि शादी, क्योंकि 10 भी लोग अगर शामिल होंगे, आप शादी भी कर रहे हैं तो आपको प्रशासन को सूचना देनी होगी। तो पहले से क्या कोई देखने नहीं आया था यहाँ पे रुपेश? हाँ पारुल, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था और इस वायलेशन को लेकर जैसे ही तहसीलदार पार्टी को सूचना मिली, आशा परमार, तो वो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां पर देखा कि बड़ी तादाद में मेहमान है जी। और ये जो शादी हो रही थी, ये एक शिक्षक, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक गुमान सिंह, उसके घर पर उसकी बेटी की शादी हो रही थी। और इस शादी में वहाँ के अंजराना ग्राम पंचायत के जो सचिव है संतोष जाधव और वहाँ के जो अन्य रोजगार सहायक और सरपंच वगैरह, ये लोग सभी लोग शामिल हुए थे उस शादी में। तो उसके बाद उन्होंने वहां से डीजे साउंड और अन्य जो सामग्री थी वो जब्त करी और इनके खिलाफ 188 का केस कोरोना वायलेशन, इस प्रोटोकॉल वायलेशन का रजिस्टर्ड किया गया है और इनको निलंबित कर दिया कलेक्टर ने तत्काल, जो रेगुलर टीचर थे उनको। और बड़वानी में कोरोना के आंकड़े क्या है रुपेश, जल्दी से बताइए। कोरोना के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, 6,500 के ऊपर केसेस पहुंच गए हैं, जिनमें एक्टिव केस करीब 1200-1300 के आसपास। शिक्षक हैं, आपने कहा प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं, सरकारी पगार लेते होंगे और बावजूद उसके अगर वो इस तरह का अपराध ही कहेंगे इसे, जब भीड़ को इकट्ठा करना, कोरोना को फैलाना एक तरह का गंभीर अपराध ही हो चला है, जिस पर अब कार्रवाई भी हो रही है। अब आगे देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है और संदेश जाना चाहिए बड़ी कार्रवाई के तहत कि आसान नहीं समझिए कि आप कुछ भी कर जाएंगे और प्रशासन चुप हो जाएगा। पूरे देश में कर्फ्यू की बात कही जा रही थी, मध्य प्रदेश में जगह जगह कर्फ्यू लगा हुआ है।
उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कार्रवाई तो होगी ही। खैर, शुक्रिया रुपेश, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे क्या कार्रवाई होती है उस पर जानकारी दीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी से लगातार कोरोना संक्रमित मरीज दम तोड़ रहे हैं। कई मरीज के परिजन रेमडेसिविर की खोज में मेडिकल स्टोर के चक्कर लगा रहे हैं। नोएडा में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें मरीज के परिजन सीएमओ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके पांव पकड़ रहे हैं कि किसी तरह उन्हें रेमडेसिविर की डोज मिल जाए। दरअसल सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि 3 महिलाएं सीएमओ दीपक ओहरी के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही हैं और इंजेक्शन के लिए उनके पैर पकड़ रही हैं, लेकिन सीएमओ महिलाओं की मदद करते नहीं नजर आए। इसी बीच कोविड मरीज की एक महिला तीमारदार ने सीएमओ पर जेल भिजवाने की धमकी देने का आरोप लगाया। महिला ने बताया मंगलवार को वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 7-8 अन्य लोगों के साथ दिन में सीएमओ के दफ्तर गई थी। महिला ने कहा, हम यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आए थे और सीएमओ ने कहा कि उपलब्ध होने पर दिया जाएगा। महिला ने जब दोबारा आने की बात कही तो उसने कहा कि अगर फिर से आई तो जेल भेज दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक घटना का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने मामले में संज्ञान लिया है। डीएम सुहास एलवाई ने सीएमओ को फटकार लगाते हुए आगे ऐसा ना करने की चेतावनी दी, साथ ही मरीज के परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहा है। तो आलम यह है कि इंजेक्शन मांगे तो जेल जाने की धमकी मिलती है, सीएमओ के पैर पकड़ के लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके बाद भी रेमडेसिविर नहीं मिलती है, धमकी मिलती है। अब दूसरे अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और उन्हें सिर्फ फटकार लगाकर छोड़ दिया गया है। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। खैर, खबरें आ रही हैं कोरोना से जुड़ी हुई और आलम क्या है ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हालात आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगे। संभल जाइए, समझदार हो जाइए, मास्क का उपयोग कीजिए ताकि कोरोना से आप बच सकें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।